वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे बताना चाहूँगा कि उनमें आपस में डिफरेंस क्या है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पैंक्रियाज का क्या रोल है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। डायबिटीज़ के अंदर पैंक्रियाज के अंदर जो है आइसोलेट सेल हार्मोन स्क्रीटिंग सेल पड़े होते हैं, उनके अंदर बीटा सेल्स होते हैं। तो बीटा सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और ये दोनों चले जाते हैं ब्लड के अंदर। और इंसुलिन जो है ना इसकी कमी बेशी की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इंसुलिन की? एक तो है कि डेफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन के ये बीटा सेल जो है ये इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। नॉर्मल सिंथेसिस एंड एबनॉर्मल रिलीज़ है। ये नॉर्मल उस बात तो नॉर्मल रही है, लेकिन आगे जो है उसकी एबनॉर्मल रिलीज़ वो एबनॉर्मल है। फिर है पेरिफेरल टिश्यू रिसेप्टर डिसफंक्शन, कि पेरिफेरल टिश्यू जो है ना, जैसे मसल है, फैट हो गया ना, वो रेस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन के। अब हम आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ कि what is the difference between type 1 and type 2 diabetes mellitus। तो type 2 diabetes mellitus अगर हम उसकी अक्रंस लें तो type 2 diabetes mellitus 90 to 95% जो होते हैं ना डायग्नोज केसेस, जो भी डायबिटीज़ के डायग्नोज केसेस उसमें 90-95% केसेस डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड non-insulin dependent NIDDM और एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। वाइल जो टाइप 1 है, अब मैं फिक्रा से इस्तेमाल करूँगा टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 जो है 5% to 10% डायग्नोज केसेस में ये पाई जाती है, और इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और IDDM और juvenile-onset डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर आ जाते हैं एज ऑनसेट। तो ये जो टाइप 2 है ये मोस्टली एडल्ट के अंदर नज़र आती है, और लेकिन ये बच्चों में भी देखी गई है जो बच्चे के ओवरवेट हों। जो टाइप 1 है इसको हम कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट, ये अर्ली एज में अपेयर हो जाती है। तो लेकिन ये ओल्डर पेशेंट में भी पाई जा सकती है। अब साइन एंड सिम्टम जो है टाइप 2 जो है इसके अंदर जो है ना कोई साइन सिम्टम कुछ इतने ज़्यादा नहीं होते। प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है। तो मतलब कई दफ़ा आपको पता भी नहीं चलता। तो और हो सकता है कि वो डायग्नोज ही ना हो। और ये ज़्यादातर ओबीज़ पेशेंट के अंदर होती है। ओबीज़ पेशेंट के अंदर 80% to 90% केसेस में देखी गई है। ओल्ड एज में है, और अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो तो उनमें भी ये डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है। जो टाइप 1 है उसमें सिम्टम्स जो है ना बड़े जल्दी अपेयर हो जाते हैं, और इन पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी काफ़ी कॉमन है। फिर आगे पैथोजेनेसिस। टाइप 2 की जो पैथोजेनेसिस है वो ये है कि या तो पैंक्रियाज जो है अनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या फिर ये है कि अगर वो प्रोड्यूस हो भी रही है तो उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना मसल और फैट के अंदर हो गई है, और उसके अंदर वो पूरा फंक्शन नहीं कर पा रही। और जो टाइप 1 है तो उसमें है तो कि पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, वो पैंक्रियाज जो है ना इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करता। और हम ये देखा गया है कि जो बीटा सेल है ना आइसोलेट सेल के अंदर वो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इन पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी जो है ना 85% ऑफ द केसेस 85 to 90% ऑफ द केसेस में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। अब रिस्क फैक्टर जो है टाइप 1 में फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज, ओबेसिटी, फीमेल में प्रायर टू जेस्टेशन जो प्रेगनेंसी के अंदर होती है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और उन मरीज़ों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के होने के। एम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, रेस एंड एथेनिसिटी। टाइप 1 जो है इसके बारे में हमें सही पता नहीं है, और उसको बिलीव किया जाता है कि ये ऑटो इम्यून फिनोमिना है, और ये दिस में भी जेनेटिक इन ओरिजिन और या फिर एनवायरमेंटल है। अब ट्रीटमेंट में अगर हम आ जाएं तो टाइप 2 की जो ट्रीटमेंट है वो हेल्थी डाइट, वेट लॉस इन केस आप अगर ओवरवेट है, रेगुलर एक्सरसाइज कराएं और मॉनिटर करें उसका ब्लड शुगर लेवल, और जिसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि लिब्रा सेंसर 3
जो कि आप 2 हफ्ते के लिए लगा लें अपने बाजू के ऊपर, तो वो हर मिनट के हर 1 मिनट के बाद वो ग्लूकोज चेक कर रहा होता है। तो दैट इज़ द बेस्ट आई विल से टूल। सम पीपल में कंट्रोल बाय ओनली एक्सरसाइज और डाइट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ड्रग और उसके बाद इंसुलिन शुरू हो जाती है। जो टाइप 1 है उसमें पेशेंट नीड्स मील मैनेजमेंट जो है, और उनका ब्लड ग्लूकोज दिन में कम से कम 3-4 दफ़ा आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसकी बजाय मैं फिर कहूँगा कि आप लिब्रा सेंसर 3 इस्तेमाल कर लें, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और सेवरल इंजेक्शंस आप इंसुलिन भी देने पड़ते हैं। फिर इसके बाद हम इनको एडवाइस करते हैं हेल्दी डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अब हम आ जाते हैं इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन मैंने ना डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि आई में रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट, इमेच्योर ग्लाकोमा, और ब्रेन के अंदर माइक्रोएंजियोपैथी, सेरिब्रल वास्कुलर इन्फार्क्ट, हैमरेज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्चर हार्ट दिल में, एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लड वेसल्स में, यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन, और स्किन इन्फेक्शन भी हो जाती हैं, कॉमन है इनमें, और गैंग्रीन ऑफ द फुट भी काफ़ी कॉमन है। फिर उसके बाद हाइपरटेंशन इन मरीज़ों में हो सकती है, नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम उसको कहते हैं, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी काफ़ी कॉमन है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का डिफरेंस। तो अगर आपने ये डिटेल देखनी है तो प्लीज़ विज़िट आवर वेबसाइट labpedia.net, और I'm thankful for listening my short lecture. So I will again request to visit our website labpedia.net. खुश रहें और खुशियाँ बांटें।